गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रमोद कुमार अग्रवाल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का, जो 10th पास करके 11 में जा रहे हैं और जो कॉमर्स लेना चाहते हैं। तो कॉमर्स में एक सब्जेक्ट आएगा उनका अकाउंट्स, जो अकाउंट्स कॉमर्स का मुख्य सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। तो आज हम लोग 11th का अकाउंट्स का एकदम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। बेसिक का ये टॉपिक होगा, बेसिक टॉपिक होगा और बेसिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अकाउंट्स जो है वो कॉमर्स का मुख्य सब्जेक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि आप जब 11-12 कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद 11-12 कंप्लीट करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारे कॉमर्स में पेपर मिलेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग इत्यादि इत्यादि। तो बच्चों, अगर आपका 11 में अकाउंट्स अगर आपका वीक रहेगा, 11 के अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर ये वीक रहेगा, ये कमज़ोर रहेगा, तो आपको 12 में और 12 के बाद भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। और 12 के बाद जब आप बीकॉम करेंगे या एमकॉम करेंगे या सीए करेंगे या एमबीए करेंगे या कंपनी सेक्रेटरीशिप करेंगे, कुछ भी मतलब कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी फील्ड में जब आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे हायर एजुकेशन में, आपको और भी बहुत सारे पेपर आपको मिलेंगे, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग इत्यादि इत्यादि। तो आज हम लोग अकाउंट्स का एकदम बेसिक थीम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स है क्या और ये कितना यूज़फुल है और कॉमर्स के बच्चों को कैसे ये सहायता करता है और आगे इसका क्या महत्व होता है। इस सब बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो कि 10th अभी पास किए हैं और 11 में कॉमर्स लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं। उन बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास का इसका ये लेक्चर 1 है। इसी बेसिक का मैं लेक्चर 2 भी बनाऊंगा, उसको भी आपको सुनने से काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं कि अकाउंट्स अगर आप 11 में, जैसे बच्चे लोग, आप लोग बचपन से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या इकोनॉमिक्स या मैथ्स ये सब पढ़ते आते हैं, तो आपको जब ये सब्जेक्ट अभी मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य या बहुत ज़्यादा नयापन नहीं लगता है। लेकिन अकाउंट्स के साथ थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, 10th तक आप अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं। कभी कभी कोई स्कूल में या किसी बोर्ड में 10th में थोड़ा सा अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा के रूप में रखा जाता है, लेकिन उसको हम लोग अगर एक बार साइड कर दें, या जो बच्चे वो नहीं रख पाए हैं 10th में, तो 11 में जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनके लिए अकाउंट्स बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट होता है। तो बच्चों, अकाउंट से आपको न घबराने की ज़रूरत है न डरने की ज़रूरत है, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स एकदम ईजी सब्जेक्ट होता है, एवरेज सब्जेक्ट होता है। एवरेज बच्चे भी इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे तक निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 शर्त है। 2 शर्त क्या क्या है? पहला शर्त है कि आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ लेना होगा। पहला शर्त कॉन्सेप्ट समझना होगा। और दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त इसका ये है कि इसमें आपको मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जो बोलते हैं ना, माइंड बहुत ज़्यादा आपको अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर बच्चे एवरेज माइंड के भी हैं तो अगर वो मेहनत की हैं, सिंसियर है, लेबोरियस है, मेहनत करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट अगर उनका क्लियर हो गया तो अकाउंट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपको किसी भी हाल में 11 का अकाउंट्स को वीक नहीं होने देना है। अगर 11 के अकाउंट्स को आप वीक रखेंगे तो आपको ना केवल 12 में प्रॉब्लम होगा, बल्कि आगे बीकॉम, एमकॉम, सीए कुछ भी आप करेंगे, आपको हर जगह प्रॉब्लम होगा और उस समय आप फिर वापस आके 11 के चीज़ को, कॉन्सेप्ट को नहीं ले सकते। जैसे मैथ्स आपको पढ़ाया जाता है बचपन से, सबसे पहले 1 2 3 सिखाया जाता है। इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो ABCD सिखाया जाता है। उसी तरह फर्स्ट टाइम आप 11 में एंटर किए हो 10th के बाद, तो अकाउंट्स का आपका समझ लीजिए 11th ABCD, पहली बात। तो बच्चों, ये मन में आप गांठ मान लो कि 11 के अकाउंट को वीक नहीं रहने देना है। अगर आप 11 के अकाउंट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है
कि अकाउंट्स के फील्ड में आप आगे या कॉमर्स के फील्ड में आप आगे अच्छा नहीं कर सकते। और अकाउंट्स चूँकि कॉमर्स का मुख्य पेपर होता है और इसी अकाउंट्स +1 और +2 के अकाउंट्स के आधार पे या बेस पे आगे बीकॉम, MBA, CA जो भी आप हायर क्वालिफिकेशन में जाते हो, तो हायर एजुकेशन में जाते हो, तो हायर एजुकेशन में जितने भी और भी सारे कॉमर्स के मुख्य पेपर मिलते हैं वो सारे इसी +1 +2 के पेपर पर आधारित होते हैं, उसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इत्यादि इत्यादि, ये सारे कॉमर्स के मुख्य पेपर होते हैं और ये आपके +1 और +2 के अकाउंट्स पे ही कुछ ना कुछ बेस्ड होते हैं। अगर यहाँ +1 +2 में आपका ये अकाउंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे जाके आपको भी इससे सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंट्स? सबसे पहला चीज़, व्हाट इज़ अकाउंट्स? अकाउंट्स क्या है? ये अकाउंट्स क्या चीज़ होता है? तो हम जैसे ही अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में तुरंत एक पिक्चर आता है। क्या? ज़्यादातर व्यक्तियों के दिमाग में बिजनेस, व्यापार। हमारे माइंड में ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणा बनी हुई है कि बिजनेस ही अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। जैसे अकाउंट्स का नाम लेते हैं तो बड़े बड़े मोटे मोटे हमारे माइंड में यह बात आता है कि बिजनेस का, बड़े बड़े अकाउंट्स का ध्यान आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट्स कोई भी आदमी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रिपेयर कर सकता है, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो, चाहे एक पूरे घर का फैमिली हो, मेंबर हो, सारा फैमिली हो, या कोई व्यापार हो। व्यापार छोटा से छोटा व्यापार हो, चाहे बड़ा से बड़ा व्यापार हो। जैसे आप देखते होंगे गली में बहुत सारे हॉकर्स लोग सामान बेचते हैं, वो भी व्यापार कर रहे हैं। छोटे छोटे दुकानदार है, वो भी व्यापार कर रहे हैं। पार्टनरशिप में व्यापार हो रहा है, वो भी व्यापार है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेशों में कंपनी फैली हुई है, वो सारे भी व्यापार है। तो जहाँ तक अकाउंट्स का संबंध है वह कोई भी व्यक्ति बना सकता है। इसलिए व्हाट इज़ अकाउंट्स? अकाउंट्स क्या है यह समझने के लिए हमें देखना होगा कि एकदम बेसिक डेफिनेशन या बेसिक परिभाषा इसकी क्या हो सकती है कि सभी मौद्रिक मतलब मॉनेटरी और आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल लेन देन को लिखना ही अकाउंट्स है। सभी मौद्रिक, मॉनेटरी और आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल लेन देन को लिखना ही अकाउंट्स कहलाता है। मतलब कि अगर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखना मतलब रिकॉर्ड करना। हम लोग कोई चीज़ क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड का मेमोरी जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, कम होता है, हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कोई चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब रिकॉर्ड करना मतलब लिखना। तो किस तरह की चीज़ों को लिखना अकाउंट्स कहलाता है कि अगर आप मौद्रिक लेन देन या आर्थिक लेन देन कर रहे हैं, जैसे आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं या ऐसा लेन देन कर रहे हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बदलती हो। जैसे आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, तो यह सारा लेन देन, या जैसे किसी से काम करा रहे हैं, उसको सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, किसी से सर्विस ले रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1000 रुपये का बिल आया, तो ये सारे जो लेन देन हैं इन्हें हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। या तो मौद्रिक लेन देन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, या इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, आर्थिक लेन देन। और इस तरह के लेन देन को जब हम लिखते हैं तो उसे ही अकाउंट्स कहते हैं। और यह लिखना एक छोटा व्यक्ति भी कर सकता है, मतलब एक अकेला व्यक्ति भी करता है अपना, एक छोटा व्यापारी भी करता है और एक बड़ा व्यापारी भी करता है। जैसे आप अपने घर में देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा कोई डायरी में मेंटेन करते हैं, मतलब वो अपने डेली का खर्चा को लिखते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना पैसा दिए। बहुत सारे घरों में से लिखा जाता है। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, आपके मम्मी या पापा क्या कर रहे हैं, बेसिकली दे आर प्रिपेयरिंग देयर अकाउंट्स इन देयर ओन वे, मतलब वो अपने स्टाइल में अकाउंट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकाउंट्स को बना रहे हैं। ठीक है, उनको अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ सीखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सीखने और पढ़ने की ज़रूरत कब क्या है वो हम लोग अभी आगे आएंगे तो पॉइंट में डिस्कस करेंगे। उसी तरह आप भी अपना अकाउंट्स बना सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे आपको पापा से मिला 1000 रुपीज़, 1000 रिसीव किए और आप उसको मार्केट गए, 200 रुपये का बुक खरीदे, 100 रुपया ऑटो फेयर दिए, 200 रुपये का आपने 300 रुपये कपड़ा लिया। ये सारा हिसाब किताब बनाकर घर आकर आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने पापा को या मम्मी को दिखा रहे हैं। मतलब क्या किए हैं, आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। भले छोटा कर रहे हैं, भले 1 लाइन का कर रहे हैं, भले 2 लाइन का कर रहे हैं, भले हिंदी में लिख रहे हैं, भले इंग्लिश में लिख रहे हैं,
भले बांग्ला में लिख रहे हैं, किसी भी भाषा में आप लिख रहे हैं, किसी भी तरीक़ा से उसको लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि आप जो है मौद्रिक, मॉनेटरी और आर्थिक ट्रांजैक्शन को, लेन देन को लिख रहे हैं। भले वो छोटे रूप में हो, आपका पर्सनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी तरह छोटा व्यापारी अपने सारे व्यापार के लेन देन को लिख रहा है, तो वो अपने व्यापार का अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है। उससे बड़ा व्यापारी अपने अकाउंट्स का, बिजनेस का लेन देन को लिख रहा है, मतलब अपने बिजनेस का लेन देन को लिख रहा है, मतलब अपने बिजनेस का अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है। उसी तरह मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, तो वो सारे लेन देन को, ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हैं। दैट मीन्स वो अपना अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हर कोई अपना अकाउंट प्रिपेयर कर सकता है, पहली बात, ठीक है। अकाउंट ऐसा नहीं है कि बिजनेस ही प्रिपेयर करता है, कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट प्रिपेयर कर सकता है। अब जो है दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट बनाने के तरीके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 2 ही मेथड है अकाउंट बनाने के, अकाउंट प्रिपेयर करने के। वो 2 मेथड कौन कौन से हैं? पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अभी तक अकाउंट्स बनाने के सिर्फ 2 ही मेथड है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। अब आते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम में देखिए, इसका अगर डेफिनेशन हम लोग देने जाएं तो देयर इज़ नो एनी रूल, रेगुलेशन, सिस्टम, फॉर्मेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू प्रिपेयर दी अकाउंट्स। मतलब अगर आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पे बनाना है, दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर अकाउंट्स इन फॉर्म ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक भाषा आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, कुछ भी एक भाषा सिर्फ लिखना आपको आना चाहिए, और आप आराम से अपने अकाउंट्स को लिख सकते हैं अपने तरीके से। उसका ना कोई रूल होता है, ना कोई रेगुलेशन होता है, ना फॉर्मेट होता है, ना सिस्टम होता है, कुछ नहीं, नथिंग है, कुछ नहीं होता है। जैसे अभी आपके मम्मी पापा जो लिखते हैं डायरी, तो वो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं किस तरह से? सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। छोटे छोटे दुकानदार को, रोड में आप देखते होंगे, हॉकर्स को, गोलगप्पा बेचने वाले को, या न्यूज़पेपर बेचने वाले को, या और भी बहुत सारे सामान बेचने वाले आते हैं, छोटे छोटे व्यापारी लोग, वो लोग भी अपना डायरी में क्या है, अपना हिसाब किताब लिखते रहते हैं। वो मतलब क्या कर रहे हैं? वो अपना अकाउंट्स बना रहे हैं, बट किस स्टाइल में? सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली। हर कोई अपने तरीके से अकाउंट्स बना रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो मेथड होता है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान से, बहुत सारी जानकारी। अगर इसको हम लोग डिफाइन करें कि व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो हम लोग बोल सकते हैं देयर आर सो मेनी रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, फॉर्मेट, गाइडलाइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू प्रिपेयर और टू मेंटेन दी अकाउंट्स। मतलब कि अगर आप अपना अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम में बनाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे सिस्टम को समझना होगा, सीखना होगा, गाइडलाइंस को देखना होगा, ठीक है। तो अभी जो आप +1 लेवल में पढ़ेंगे, जो बुक पढ़ेंगे अकाउंट्स की, ये अकाउंट्स आपको क्या सिखाएगा? ये बुक आपको सिखाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम में आप अपने अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में तो आपको अकाउंट्स बनाने ऑलरेडी आता है, उसके लिए आपको कोई विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश लिखना आता है तो आप बना सकते हैं, और आप बना भी रहे हैं। आप अपने लाइफ में कभी ना कभी अकाउंट ज़रूर बनाए हैं। क्या आप कभी एक भी लाइन नहीं लिखे हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का? जरूर लिखे होंगे। आपके मम्मी पापा लिख रहे होंगे, आपके दादा दादी लिख रहे होंगे, या आपका कोई स्टाफ होगा वो अपना हिसाब किताब लिख रहा होगा। मतलब सभी कोई अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन उनका तरीका क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन जब व्यापार की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, तो वो भी अपना अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन उनको अपना अकाउंट ज़्यादातर, छोटे व्यापार का नहीं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़े व्यापार का बात कर रहा हूँ, उन्हें अपना अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में, दोहरा लेखा प्रणाली में बनाना पड़ता है। सिंगल एंट्री में नहीं बना सकते। क्यों? देखिए, किसी भी नए चीज़ का इन्वेंशन क्यों होता है, क्यों वो बनता है? जब हम लोग के पास
एक अकाउंटिंग सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम बनाने का, तो दूसरा हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन करने का बनाने का क्या ज़रूरत हुआ। और डबल एंट्री सिस्टम सीखने के लिए हम लोग को इतना मोटा मोटा बुक पढ़ना पड़ेगा, +1 में फिर +2 में भी। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन क्यों हुआ। देखिए, कोई भी चीज़, नया चीज़ तब आता है जब पुरानी चीज़ में कुछ कमी होती है। तो इसी हिसाब से ऑब्वियसली सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी जो डबल एंट्री सिस्टम में उसे दूर किया गया। अकाउंट्स जब हम बनाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में तो बहुत सारी कमियां थी, वो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मुख्य कमी थी कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं था, एक रूपता नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, मतलब एक रूपता नहीं थी। तात्पर्य कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हर कोई अपने स्टाइल में अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, अपने स्टाइल में। जैसे आप अपना अकाउंट बनाएं तो आप ही समझ सकते हैं, दूसरे को समझने में बहुत दिक्कत होगा। या मान लीजिए कि आपके कोई रिलेटिव अपना अकाउंट्स लिख रहे हैं अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में, तो हो सकता है आपको उसको समझने में दिक्कत होगा। या आप व्यापार कर रहे हैं और अपना अकाउंट्स बना रहे सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो उसको आप ही समझ सकते हैं, या उसमें लाभ या हानि का निर्धारण सही से शायद ना हो और उसको आप ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई समझने में उसको दिक्कत होगा या शायद ना भी समझो। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि दूसरे को हमको समझाना क्यों भाई, बात तो सही है, मेरा अकाउंट से हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं ना, दूसरे को क्यों समझाना। तो आपकी बात ये ठीक है, लेकिन जब व्यापार का रूप बढ़ता है, ठीक है, व्यापार का रूप जब बढ़ता है तो आपको दूसरे आदमी को अपने व्यापार में इन्वॉल्व करना पड़ता है। मतलब दूसरे आदमी आपके व्यापार के साथ कनेक्ट होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो उस दूसरे आदमी, दूसरे व्यक्तियों को अपने व्यापार को समझाने के लिए अपने व्यापार का आपको अकाउंट्स देना पड़ता है। और सोचिए, वो अकाउंट्स अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो आपके व्यापार के साथ वो लेन देन करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या करना होगा, आपको अपने व्यापार के अकाउंट्स को, अपने बिजनेस के अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम में बनाना होगा। मतलब कि अगर अपने अकाउंट्स को आपको किसी दूसरे को समझाना है या सही से उसको बनाना है, सिस्टमैटिक तरीक़ा से बनाना है या दिखाना है, तो आपको क्या करना होगा, उसको डबल एंट्री सिस्टम में आपको बनाना होगा या फिर मेंटेन करना होगा, तभी दूसरा व्यक्ति समझ सकता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। आपका व्यापार मान लीजिए बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, आपका व्यापार बढ़ रहा है, अब आपको 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने 20 लाख। तो मुझे ये बताइए, क्या बैंक आपका फेस या मेरा फेस देख के लोन देगा? कभी नहीं। बैंक क्या देखेगा कि उसका लोन सही टाइम में वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसको इंटरेस्ट टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें बैंक कैसे चेक करेगा, कैसे जज करेगा? आपके अकाउंट्स के थ्रू आपका वो अकाउंट्स मांगेगा। अब आप सोचिए कि अगर आपका व्यापार का अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में बना हुआ है, पहले वाले सिस्टम में बना हुआ है, तो क्या बैंक उसको समझ पाएगा? शायद नहीं समझ पाएगा और आपको लोन नहीं देगा। तो आपको क्या करना होगा, अपने अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम में बनाना होगा। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम यूनिफॉर्म होता है। जो रूल रेगुलेशन आप पालन करके उसको बनाए हैं, वही रूल रेगुलेशन बैंक भी जानता या समझता है, बैंक के एक्सपर्ट भी समझते हैं। तो अगर आपका अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में होगा तो बैंक आपके अकाउंट को समझ पाएगा और आपको शायद वो लोन दे देगा। उसी तरह मान लीजिए सरकार को आप टैक्स देते हैं, ठीक है, तो सरकार आप टैक्स देते हैं, साथ साथ अपना अकाउंट्स भी जमा करते हैं। अगर आप अपना अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन किए हैं, बनाए हैं, तो क्या गवर्नमेंट आपके अकाउंट को समझ पाएगा और आपसे टैक्स लेगा? नहीं, वो आपके अकाउंट्स को रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा आप अपने अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम में बना के लाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हम लोग अगला पॉइंट जब पढ़ेंगे तब फिर इसको वापस कनेक्ट करके समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अगला पॉइंट क्या है, यूजर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के उपयोगकर्ता। तो दो उपयोगकर्ता है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, ठीक है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अकाउंट्स का उपयोग कौन करता है, तो उसको हमने दो भाग में बांटा है। इंटरनल मतलब मालिक, जो खुद वो बना रहा है, मालिक जो, और व्यापार के एम्प्लॉयज़ जैसे मैनेजर हुए या स्टाफ हुए या अकाउंटेंट हुए, इसको बोलते हैं इंटरनल यूज़र। जो व्यापार से डायरेक्टली रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, उसको हम लोग रखते हैं इंटरनल, आंतरिक उपयोगकर्ता में। और एक्सटर्नल यूज़र
मतलब बाहरी उपयोगकर्ता, बाहरी व्यक्ति, जैसे बैंक, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब बाहरी उपयोगकर्ता को आप अपना अकाउंट देना चाहेंगे या देंगे तो आपको क्या करना होगा। अब आप सोचिए कि आप अकाउंट्स अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाएं तो एक्सटर्नल यूज़र उसको समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, और आपसे लेन देन करेगा व्यापार में, नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, मतलब बनाना होगा, तभी वो उसको समझ पाएगा और आपके साथ वह लेन देन करेगा, व्यवहार करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा। तो अब जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या अंतर है और डबल एंट्री सिस्टम क्यों बनकर आया है, क्यों इसका विकास हुआ है डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो वापस हम लोग इसको अगर पूरे अपने अभी के डिस्कशन को अगर हम लोग समराइज़ करें तो क्या समझ में आता है हम लोग को कि कॉमर्स का मुख्य सब्जेक्ट है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स आपको मैं ये गारंटी के साथ बताता हूँ कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन आपको रखना है। क्या कंडीशन रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करनी होगी, और सेकंड जो है आपको मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए, और मैं आपको ये फिर से वापस गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप +1 का बेसिक अपना ठीक कर लिया अकाउंट्स का तो आपको ज़िंदगी में कॉमर्स में अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन किसी तरह अगर आपका +1 वीक हो गया तो आपको आगे प्रॉब्लम होगा ही होगा। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स का एकदम सिंपल कॉमन, ये जो मैंने डेफिनेशन दिया हो सकता है किसी किताब में आपको ना मिले, किताब में अलग अलग तरह से परिभाषा दी गई है, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन एकदम बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी तरह के मॉनेटरी और इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन को जब लोग लिख देते हैं, चाहे कंप्यूटर में, चाहे मोबाइल में, चाहे कॉपी में, कहीं भी लिख देते हैं, कोई भी लिखता है तो वो अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाता है, अकाउंट्स बन जाता है, उसे हम अकाउंट्स कह सकते हैं। अकाउंट्स को एक अकेला आदमी अपना भी बना सकता है, कोई छोटा से छोटा व्यापारी भी बना सकता है, कोई मध्यम वर्गीय व्यापारी भी बना सकता है, और कोई बड़ा व्यापारी भी बना सकता है और बनाता है। तो व्यापार में, बिजनेस में अकाउंट बनाना चूँकि कंपलसरी होता है, इसलिए हर व्यापार में आपको अकाउंट्स मिलेगा। अकाउंट्स का ये मतलब मत सोचिएगा, उसको हमेशा व्यापार से कनेक्ट मत कीजिएगा। अकाउंट्स कोई भी बना सकता है और कहीं भी बना सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 तरह से पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स बनते हैं अभी, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो जहाँ तक इंडिविजुअल अकेला व्यक्ति है पर्सनल अकाउंट बना रहा है, या बहुत छोटा व्यापारी है वो अकाउंट बना रहा है, तो वो सिंगल एंट्री में बनाता है। और सिंगल एंट्री में बनाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट सिस्टम इत्यादि नहीं, जैसा आपका मन वैसा आप लिख सकते हैं। बस आप लिख रहे हैं मतलब अकाउंट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं मतलब ये नहीं कहानी कविता लिख रहे हैं, नहीं, कोई मौद्रिक, मॉनेटरी और इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन को लिख रहे हैं मतलब आप अकाउंट्स बना रहे हैं। किस तरीके से, सिंगल एंट्री सिस्टम में। दूसरा सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारे रूल रेगुलेशन, फॉर्मेट सिस्टम इत्यादि सिखाए जाते हैं अकाउंट्स बनाने के लिए। सिंगल एंट्री सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब एक रूपता नहीं होती है, कोई किसी तरह से बनाता, कोई किसी तरह से बनाता, कोई किसी तरह से बनाता, तो दूसरे व्यक्ति उस अकाउंट्स को समझ नहीं सकते हैं या उन्हें समझने में दिक्कत होती है। अगर दूसरे व्यक्ति को आपको समझाना है तो आपको अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम में बनाना होगा, और यही आप +1 में सीखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, +1 में आप यही सीखते हैं कि अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम में कैसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम वाला अकाउंट्स तो आपको ऑलरेडी आता है, उसके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है यूज़र ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के उपयोगकर्ता, कौन उपयोग करते हैं। तो हम 2 क्लास में इसको डिफाइन किए हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। आंतरिक उपयोगकर्ता जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे मालिक हो गए और एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस हो गए। ठीक है, और एक्सटर्नल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र में हम लोग बोल सकते हैं बैंक, बहुत सारे आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल अगर लें तो बैंक हो गए, वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गए लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इत्यादि इत्यादि। क्रेडिटर हो गए, मनी लेंडर हो गए जो बिजनेस को, व्यापार को पैसा देते हैं, या क्रेडिटर जो उधार सामान देते हैं इत्यादि इत्यादि। ये सब बाह्य उपयोगकर्ता है या एक्सटर्नल यूज़र है। तो अब चूँकि आपके बिजनेस में एक्सटर्नल यूज़र आ गए हैं तो आपको अपना अकाउंट्स उनको दिखाना भी पड़ेगा, उनको समझाना भी पड़ेगा,
क्योंकि आप उससे पैसा लेते हैं, उससे लेन देन करते हैं, तो अपने अकाउंट्स को आपको डबल एंट्री सिस्टम में बनाना पड़ेगा। तो ये था आज का एकदम फर्स्ट बेसिक क्लास या लेक्चर 1 अकाउंट्स के बारे में। अभी हम लोग अकाउंट बनाना भी नहीं सीखे हैं, ना कुछ सीखे। अकाउंट्स क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग सीखें। कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स अकाउंट्स कॉमर्स का हम लोग के सब्जेक्ट होता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। अब हम लोग आगे इसके लेक्चर 2, 3 में और इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।